नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज मुंबई के लोगों ने बीजेपी का बरसों पुराना सपना सच कर दिया। बीजेपी और संघ दोनों का सपना था कि दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर एक दिन उसका राज हो। और आज इतने सालों बाद बीजेपी को बीएमसी की चाबी मिल गई। साथ ही मुंबई समेत संपूर्ण महाराष्ट्र ने बीजेपी को जो जिताया है, उसने 2-3 संदेश बड़े क्लियर दे दिए। एक तो मुझे लगता है कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र ने ठाकरे ब्रदर्स को एक साफ साफ संदेश दे दिया है कि अब उनका दौर खत्म हो चुका है। वो दौर जब शिवसेना राज किया करती थी, वो बाला साहब ठाकरे के साथ ही खत्म हो गया है। ये क्लियर संदेश दोनों ठाकरे ब्रदर्स को संपूर्ण महाराष्ट्र से मिल गया है। दूसरा, एक संदेश शरद पवार को भी मिल गया है कि शरद पवार की राजनीतिक पारी अब खत्म हो चुकी है। महाराष्ट्र में अब उनके नाम पर वोट नहीं मिलते हैं। लोग भी अजित पवार को ही शायद एनसीपी की अगली जो उम्मीद है या अगला चेहरा है या अगली कमान है, उसी के रूप में देखना चाहते हैं। तो शरद पवार के लिए भी क्लियर मैसेज है। और तीसरा, लेकिन सबसे बड़ा मैसेज मेरे हिसाब से, वो कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस के लिए मैसेज महाराष्ट्र की जनता ने आईना दिखा कर दिया है। महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस को आईना दिखाया है कि अगर आप यूं ही आंखें मूंदे रहोगे तो हम भी यूं ही आपको हार चखाते रहेंगे। एक होती है हार, एक होती है बेहद शर्मनाक हार। अगर बेहद शर्मनाक हार पे भी कोई ना उठे, ना समझे, तो फिर जनता उन्हें क्यों चुनेगी। महाराष्ट्र में जो कांग्रेस का हाल हुआ है, उस हाल पे सच में रोना आए, जो कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता है। लेकिन सवाल ये उठता है, कांग्रेस में वही पुराना ट्रेंड चला रहेगा? यानी कि जो लोकल लीडरशिप है वहाँ पर कोई जवाबदेही नहीं, बातें टाल दी जाएगी, कुछ बहाने ढूंढ लिए जाएंगे और चीज़ें यूं ही चलती रहेंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर अब भी राहुल गांधी एंड पार्टी नहीं जगी, तो फिर कोई फायदा किसी चीज का नहीं है, तब कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में कांग्रेस की जो लोकल लीडरशिप है, उन्होंने अपनी मनमानी की। अपनी मर्जी से लोकल लीडरशिप ने कहा कि हम एमवीए से अलग अकेले चुनाव लड़ेंगे। हाईकमान ने कुछ नहीं कहा, बात मान ली। फिर औकात से ज्यादा सीटें वीबीए को दे दी, जहां उनके पास कैंडिडेट तक नहीं थे, लोग कह रहे थे। तब भी हाईकमान चुप रहा। राज्य के बड़े बड़े नेताओं ने म्युनिसिपल चुनाव से, प्रचार से अपने आप को दूर रखा। कभी एक आध सभा फॉर्मेलिटी के लिए कर ली, बाकी दूर रखा। कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस का प्रचार में नहीं था, खास करके महाराष्ट्र का। तब भी हाईकमान चुप बैठी रही। अब नतीजा आ गया है। क्या अब भी हाईकमान चुप रहेगी? अगर मैं इस वक्त राहुल गांधी की जगह होता, तो शायद सबसे पहला काम महाराष्ट्र की जो टीम है कांग्रेस की, जो भी पदाधिकारी हैं, सबसे तुरंत इस्तीफा लेता और एक मैसेज देता पूरे देश में कांग्रेस की जितने भी नेता हैं कि जवाबदेही तो बनती है। काम करोगे इनाम पाओगे, नहीं करोगे सजा पाओगे। ये संदेश देना बेहद जरूरी है। लेकिन कांग्रेस में नहीं होता। ना हरियाणा में हुआ, ना बिहार में हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हरे। चलिए, विधानसभा चुनाव को मैं अलग रख लेता हूं। महाराष्ट्र के मानता हूं वहां महाविकास अघाड़ी के तौर पर लड़े थे और बीजेपी ने जो भी घालमेल करना था किया, जीते। यहां तो आप अकेले लड़े थे और यहां तो बीजेपी को यह भी मालूम था कि उसका असली मुकाबला उद्धव ठाकरे शिवसेना से है और ठाकरे बंधुओं से है। बीजेपी ने भी अपने साथियों को अलग किया, शिंदे अलग लड़े, आज पवार जो है वो परिवार इकट्ठा हो गया था। फिर कांग्रेस की इतनी बुरी हालत कैसे हुई?
क्यों कांग्रेस की लीडरशिप ने कोई रोड मैप ही नहीं बनाया था? क्या कांग्रेस की लोकल लीडरशिप को मालूम नहीं था कि कांग्रेस की हालत क्या है? नेता को हर चीज मालूम होती है, नेता को ग्राउंड रियलिटी मालूम होती है, वही नेता होता है। क्या उन्हें मालूम नहीं था कि अकेले लड़ेंगे तो ये हाल होगा? मालूम हुआ होगा, लेकिन क्योंकि पहले कोई और नेतृत्व था विधानसभा चुनाव के वक्त, उस नेतृत्व ने जोर दिया कि महाविकास अघाड़ी चुनाव लड़ेगा। सीटों के बंटवारे को लेकर भी पार्टी को झुकने पर मजबूर किया उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी के सामने, शरद पवार की। लेकिन उसके बाद नेतृत्व चेंज हुआ तो मौजूदा लीडरशिप ने, वहां की महाराष्ट्र की लीडरशिप ने अपने दिल की भड़ास निकाली। उन्होंने सबसे पहले गठबंधन से अलग होने का फैसला लिया और पार्टी को यह दिखाया कि अकेले लड़ेंगे तो बहुत कुछ हासिल होगा। क्या हासिल हुआ? जिस महाराष्ट्र के जिस रीजन से कांग्रेस का जो कांग्रेस पैदा हुई थी, वहां भी बुरी तरह से हार गई। इसका जिम्मेदार कौन है? किसी से सवाल पूछेंगे राहुल गांधी? एक लातूर ऐसी जगह है जहां कांग्रेस ने स्वीप किया, कांग्रेस जीती है, लेकिन वहां कांग्रेस नहीं जीती है, वहां देशमुख परिवार जीता है। देशमुख परिवार, विलासराव देशमुख परिवार की वजह से वहां पर कांग्रेस ने जो है वो जीत हासिल की है। लेकिन कांग्रेस में होगा क्या? जिनकी वजह से ये हाल कांग्रेस का हुआ है, वो जस के तस अपने पद पे बने रहेंगे, उन्हें कोई सवाल भी नहीं पूछेगा। और जो देशमुख परिवार जिसने कांग्रेस की लाज बचाई, वहां पर उन्हें कोई इनाम भी नहीं मिलेगा। होना उल्टा चाहिए था कि देशमुख परिवार ने जो पार्टी के लिए एक सम्मान अर्जित किया है, उसका उन्हें इनाम मिलना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता नहीं मिलेगा। वजह यह है कि राहुल गांधी, दरअसल माना यह जा रहा है कि आंख कान नाक बंद कर लेते हैं। जब एक बार किसी पे भरोसा कर लेते हैं, फिर उसको लेकर कोई बात सुनना ही नहीं चाहते, आंख कान नाक सब बंद कर लेते हैं। अब उदाहरण के तौर पे ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक ट्रेनिंग सेंटर है कांग्रेस का, जिसके सचिन राव हेड है, और ये जय जगत ग्रुप भी यही है, जय जगत ग्रुप ये बना। अब आज महाराष्ट्र में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में ऐसी हार हुई है। पिछले कल का ये वीडियो इनका ट्रेनिंग कैंप का जारी होता है, जहां पर नाच गाना हो रहा है। सचिन राव खुद खूब जम के नाच रहे हैं। अब सचिन राव जो ट्रेनिंग करते हैं उसकी भी झलक देखिए। कहा जाता है कि ये गीता का उपदेश पे राजनीति अपने जो है नेता तैयार कर रहे हैं कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। भाई, ये राजनीति है, आज की राजनीति है। फल नहीं मिलेगा तो कोई कर्म करने के लिए तैयार नहीं होगा। इस जय जगत ग्रुप को राहुल गांधी ने बनाया था। हो सकता है बहुत अच्छा काम कर रहा हो, लीडरशिप तैयार कर रहा हो, मैं उससे मना नहीं करता, लेकिन इस जय जगत ग्रुप और सचिन राव के इस ट्रेनिंग सिस्टम को लेकर बहुत सवाल उठने लगे हैं। बहुत से लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं। कम से कम उन सवालों पे कुछ तो बात होनी चाहिए, कुछ तो जांच होनी चाहिए। मैं भी कुछ सवाल पूछता हूं। ये जो ट्रेनिंग कैंप सचिन राव चलाते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, ये कहते हैं विचारधारा पे बने रहिए और जो है वो चुनाव तो हारते जीतते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब, जिस ऑर्गेनाइजेशन की कॉपी आप कर रहे हैं ना, जिसका नाम आरएसएस है, उसके ट्रेन किए हुए कार्यकर्ता भी आज बीजेपी में कोई बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है। आप मुझे बताइए, बीजेपी में आप नजर दौड़ा के देखिए, आपको नितिन गडकरी और कुछ हद तक देवेंद्र फडणवीस, इन दो चेहरों के अलावा कोई भी एक बीजेपी में बड़ा चेहरा ऐसा दिखता है जो संघ के ट्रेनिंग स्कूल से निकला हो, डायरेक्टली बहुत तप के निकला हो, जबकि संघ जाना ही जाता है ट्रेनिंग देने के लिए। लेकिन यहां बीजेपी में दूसरे लोग चमक रहे हैं, चाहे वो मोदी हो, चाहे शाह हो, चाहे और कुछ जितने नेता हो, पीयूष गोयल हो, या जितने भी हैं सारे, उनकी कॉपी कांग्रेस क्यों कर रही है और एक ट्रेनिंग सेंटर बना के दे रही कि विचारधारा पर। यही चीज तो संघ कई सालों से बोलता रहा है, विचारधारा विचारधारा विचारधारा, विचारधारा पे बने रही है। आज की डेट में ये जो विचारधारा की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और नेता के रूप में मुझे लगता है नेता
पार्टी के लिए कम और एक एनजीओ चलाने वाले ज़्यादा तैयार हो रहे हैं। इसमें मेरा दूसरा सवाल यह है कि ये जो ट्रेनिंग कैंप्स है, ये जो जय जगत ग्रुप है, इसमें प्रियंका गांधी को समर्थन देने वाले या प्रियंका गांधी को मानने वाले क्यों नहीं है कोई भी? सोनिया गांधी को और या उस वक्त की जो कांग्रेस थी उनको मानने वाले लोग क्यों नहीं हैं? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक तरह के लोग होते हैं जो एक ही बात करते हैं कि हमारा नेता राहुल गांधी है। कल मैं शकील अहमद का एक पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें एक चीज मुझे बहुत सही लगी। उन्होंने अभी हाल ही में बिहार में कांग्रेस छोड़ी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पूरी कांग्रेस के नेता हैं और सब मानते हैं, कांग्रेस में सब जानते हैं कि राहुल गांधी के अलावा इस कांग्रेस का कोई चेहरा हो नहीं सकता, क्योंकि गांधी नेहरू परिवार ही कांग्रेस की पहचान है। फिर भी राहुल गांधी ने ये एक ट्रेनिंग या एक ग्रुप बनाया, ट्रेनिंग ग्रुप बनाया, जय जगत जिन्होंने नाम लिया, इन्होंने पार्टी के अंदर ही एक अलग ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप का सिर्फ और सिर्फ एक ही थीम है कि राहुल गांधी को हम मानते हैं, हम राहुल गांधी के लोग हैं। तो कांग्रेस पार्टी के बाकी लोग पूछ रहे हैं, भाई हम किसके लोग हैं? हमारा नेता भी तो राहुल गांधी है। लेकिन उस ग्रुप में सिर्फ वो लोग हैं जो राहुल गांधी जब से पॉलिटिक्स में आए हैं उस वक्त से उनके साथ जो जुड़े हैं। इसमें आपको लेफ्टिस्ट बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लेफ्ट माइंडेड वाले, या वो लोग मिलेंगे जो कॉर्पोरेट जगत से आए हैं। तो ये क्या कॉर्पोरेट कंपनी तैयार की जा रही है? देश में चुनाव कौन जीतता है? देश में चुनाव ट्रेंड किया हुआ नेता नहीं जीतता। देश में चुनाव वो नेता जीतता है जो लोगों के बीच जाता है, जो जमीन की हकीकत समझता है, वो नेता होता है। उदाहरण अभी दिया मैंने देशमुख परिवार का। देशमुख परिवार या विलासराव देशमुख ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन उस शख्स ने अपने इलाके में ऐसा काम किया, अपनी ऐसी जमीन बनाई कि आज वो नहीं है दुनिया में, उनके बेटे की राजनीति भी फल फूल रही है और उनकी पार्टी की राजनीति भी वहां पर फल फूल रही है। ये होते हैं नेता। ये ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से कोई फायदा नहीं होने वाला। इससे आपको ज्ञान देने वाले तो बहुत अच्छे अच्छे मिल सकते हैं, नेता नहीं मिलेंगे। तो इसलिए राहुल गांधी को एक बार देखना तो चाहिए, सुनना तो चाहिए उन लोगों को जो जय जगत को लेकर कुछ तो दिल में खटास लिए बैठे हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है जो मैंने पहले कहा, चाहे वो केसी वेणुगोपाल हो, चाहे वो सचिन रावत हो, चाहे कुछ और चेहरे हों, राहुल गांधी ने जिसको एक बार पसंद कर लिया फिर वो आंख कान नाक बंद कर लेते, उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनते। केसी वेणुगोपाल को लेकर कितनी ही बार लोगों ने कह लिया, केसी वेणुगोपाल की परफॉर्मेंस जीरो है, लेकिन मजाल है आज भी केसी वेणुगोपाल की पावर को कोई चैलेंज कर पाता हो कांग्रेस में। खड़गे से ज्यादा पावरफुल केसी वेणुगोपाल है। मैं तो कहूंगा प्रियंका गांधी से ज्यादा पावरफुल केसी वेणुगोपाल है, क्योंकि राहुल गांधी उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनते। इसी तरह से सचिन राव के खिलाफ कुछ नहीं सुनते। इसी तरह से और बहुत सारे लंबे लोग हैं, लेकिन सब के सब वो लोग हैं जो केसी वेणुगोपाल को छोड़ दें, बाकी ज्यादातर 98% लोग वो हैं जो कांग्रेस में बाद में कॉर्पोरेट जगत से या इस तरह से आए हैं, जो जन्मजात कांग्रेसी नहीं है या जो राजनीति से उठ के आए हों, जो जमीनी राजनीति समझते हो, ऐसे लोग नहीं हैं। अगर ऐसे हैं भी तो वो लोग हैं जो एनएसयूआई, जब राहुल गांधी एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के इंचार्ज बने, और आज भी वही इंचार्ज है, शकील अहमद भी यही कहते हैं, आज भी वही इंचार्ज है, और एक सिस्टमैटिक तरीके से वहां से उन्हीं नेताओं को ऊपर लाया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, राहुल गांधी के लिए लॉयल हों। इन सब नेताओं के लिए कांग्रेस मायने नहीं रखती, इनकी लॉयल्टी राहुल गांधी की तरफ है, कांग्रेस की तरफ नहीं है। और सिर्फ इसलिए कि एक माहौल बना रखा है पार्टी में, राहुल गांधी के आसपास एक माहौल बना रखा है कि पार्टी में अगर कभी राहुल गांधी के खिलाफ कोई आवाज उठी तो हम सब राहुल गांधी के खिलाफ खड़े होंगे। क्यों खड़े होंगे भाई? राहुल गांधी को कौन चैलेंज कर सकता है? राहुल गांधी जिस तरह के आज मुद्दे उठा रहे हैं, राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी जो सवाल पूछते हैं, राहुल गांधी जो सीधा मोदी से टक्कर लेते हैं, ऐसा दम कांग्रेस में किसके अंदर है?
किसी के अंदर नहीं है। एक चेहरा अब उभरा है, प्रियंका गांधी, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि भाई बहन की बॉन्डिंग राजनीति से कहीं ऊपर है। प्रियंका गांधी कभी सपने में भी राहुल गांधी को चैलेंज नहीं कर सकती। फिर ये जबरदस्ती का माहौल बना रखा है कि राहुल गांधी का गुट अलग है और राहुल गांधी के गुट को कोई मजाल है सवाल भी पूछ ले। मैं यहां राहुल गांधी जी को एक मैसेज देना चाहता हूं और उनके इन चेलो चौपाटों को भी कि देखिए, कांग्रेस के लिए जीत क्यों जरूरी है। भाई साहब, अभी आपके पास 3 स्टेट है, 3 स्टेट में आपकी सरकारें हैं, तो आपकी पार्टी का जो फंडिंग है वो थोड़ी बहुत चल रही है। जिस दिन आपकी एक भी स्टेट में सरकार नहीं रही ना, पार्टी चलानी मुश्किल हो जाएगी, चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। तब सबसे पहले ये कॉर्पोरेट जगत से आए लोग और ये ट्रेनिंग सेंटर चलाने वाले लोग सबसे पहले यही भागेंगे। कोई भी नेता अपना सब कुछ दांव पे लगाता है तो भाई चुनावी जीत तो चाहता है ना, इसमें कोई गलत नहीं है। राजनीति कोई वो थोड़ी है, जन सेवा के लिए थोड़ी आते, उसके लिए थोड़ी आते हैं, क्या कहते, सोशल वर्क के लिए थोड़ी आते हैं। मतलब सोशल वर्क है वो, मैं उस तरह की सोशल वर्क की बात नहीं कर रहा। जन सेवा है, सोशल वर्क इन द सेंस कि अपना घर फूंक के कोई तमाशा नहीं देखता। आपको अगर जनसेवा करनी भी है, अगर मान लीजिए मेरे अंदर जनसेवा की भावना भी है, तो मुझे कोई पावर तो चाहिए ना। बिन पावर के मैं क्या जनसेवा करूंगा। मुझे डिप्टी कमिश्नर अपने ऑफिस के अंदर नहीं घुसने देगा जब तक मेरे पास कोई पावर नहीं होगी। तो ये चीज क्यों, ये जो ग्रुप है या जो राहुल गांधी का नाम ले लेकर पार्टी को अपनी मर्जी से चला रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कोई पूछने वाला नहीं है, ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि ये खेल आगे जाके बहुत खतरनाक हो जाएगा। आपको 99 सीट 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली, वो इसलिए मिली कि राहुल गांधी की वो मेहनत थी जो भारत पूरा नापा था। कांग्रेस पार्टी या उनके उस पर नहीं बनी, स्ट्रेटेजी पे नहीं मिली, या कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा कोई खुलासा था, वो ऐसा नहीं था। और दूसरा, एक गलती कर दी बीजेपी ने, अब की बार 400 बार का नारा दे दिया और विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में मतलब रिजर्वेशन खतरे में। अगर बीजेपी ने वो गलती नहीं की होती तो शायद ये नंबर नहीं आता आपका। लेकिन राहुल गांधी की उस मेहनत पर पानी कौन फेर रहा है? पानी यही लोग फेर रहे हैं, इस तरह से पार्टी को गर्त में डालकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।